बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस में अपना लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं, जो उससे हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी उसमें एक पॉइंट हमारा डिस्कशन का रह गया था। हमने जो इक्वेशन डेराइव की थी वो फाइनली जो हमारे पास फॉर्म आई थी वो थी ई के इज़ इक्वल टू 3R/2NA_T। और अगर हम इसको रिकॉल करें तो ई के यहाँ पर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 3 कांस्टेंट है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एन ए एवोगैड्रोस नंबर ये भी कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट्स जो हैं उनको देखें तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं 3R/2NA। ये सारा पैरामीटर कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को ओमिट करें तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आती है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, ई के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने इसी को आगे डिस्कस करना है कि ये इक्वेशन आ रही है, ये हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में बता रही है। और टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस, जिसको मैंने भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा है, इसका दूसरा नाम केल्विन टेम्परेचर भी है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कि अगर हम किसी भी गैस के टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे तो वो टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वो टेम्परेचर आएगा हमारे पास उस गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन मीन्स कि जो मॉलिक्यूल जो है रैंडमली स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रहे हैं उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन का नाम देंगे। और इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह क्या है, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। जब भी हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स जो हॉटर बॉडी में होंगे वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे टूवर्ड्स अ कोल्डर बॉडी। और कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ड्यू टू कोलिजन्स। कोलिजन्स के थ्रू जब आपस में कोलाइड करेंगे तो एक हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल जब एक लो एनर्जी के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह जब कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में तो वो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल से लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में। तो हम कहते हैं कि जो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। This process of flow of heat continues until the average translational kinetic energy of all molecules become equal। यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो दोनों बॉडीज़ हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, और दिस इक्वलाइजेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज़। In gases and liquids, the temperature is the measure of average translational kinetic energy of the molecules। ठीक है, गैसेस में अगर हम बात करते हैं तो इनमें जो टेम्परेचर है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ, जितनी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही गैस का या लिक्विड का टेम्परेचर होगा। सॉलिड्स में हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली तो मूव नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर एक को हम कहते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी कौन सी होती है कि एक ही पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे रह के मॉलिक्यूल थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट मूव कर लें, जिसे हम टू एंड फ्रो मूवमेंट भी बोलते हैं। तो उससे जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको हम बोलते हैं एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, इसी को आप जस्ट हल्का सा एक्सप्लेन कर देना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का और जो हमारा केल्विन टेम्परेचर है या इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर को अगर हम देखें तो ये वो टेम्परेचर है एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन बिकम सीजेस, बिकॉज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है तो मूवमेंट क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, बिल्कुल सीज हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। द एब्सोल्यूट एट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन के बाद, तो वो हमारे पास ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है कि हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते
Anyhow, current attempts have resulted in the temperature as low as 10⁻⁻5 Kelvin, यानी कि जो अभी हमारी करंट रिसेंट अटैम्प्ट्स हैं उसके बाद लोएस्ट टेम्परेचर जो अटेनेबल हुआ है वो कितना है 10⁻⁻5 केल्विन, एग्जैक्टली 0 केल्विन तक अभी तक अप्रोच नहीं हो सकी। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का है वो है प्लाज्मा स्टेट। गस हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 4 हैं, कौन कौन सी वाली हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स, उसने 1879 में। ठीक है, और अब जो हमारी रिसेंट रिसर्च हमें बताती है कि जो हमारी प्लाज्मा है वो यूनिवर्स का 99% जो है बाय कंपोजिशन बना रही है। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा जो है वो अर्थ के ऊपर तो रेयर है, ठीक है, ना होने के बराबर है, लेकिन बहुत सारे जो एग्जांपल्स हमें मिलती हैं वो प्लाज्मा है जो आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड है या हम कहते हैं मैन मेड प्रिपेयर्ड है। जो इन्वेंटर्स हैं उन्होंने प्लाज्मा को यूज़ किया है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नियॉन साइंस कहते हैं एंड फ्लोरिसेंट बल्ब्स, जो हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं ना, कलरफुल लाइट्स में शॉप का नाम लिखा हुआ है या उन्होंने प्राइस लिखी हुई है या कोई डिस्प्ले में इस तरह से जो कलरफुल लाइट्स की फॉर्म में डिस्प्ले हमें नज़र आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नियॉन साइंस जो है ना उसको नाम दिया जाता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ की है, प्लाज्मा यूज़ की भी है। इसी तरह फ्लोरिसेंट बल्ब जो आजकल हम एनर्जी सेवर्स के नाम से जिनको जानते हैं या ट्यूबलाइट्स के अंदर भी हमने प्लाज्मा ही जनरेट करवाई जाती है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्लाज्मा जो है वो लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज की है और इस तरह से उन्होंने इसको जो है ना हमारी अर्थ के ऊपर भी प्लाज्मा की जो है ना ऑकरेंस को पॉसिबल बना दिया है आर्टिफिशियली। अब प्लाज्मा बनती किस तरह से है, देखें सबसे पहले हमारे पास है ये स्टेट जिसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा गैशियस फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है, और मॉलिक्यूल जो हैं ये दो बॉल्स आपको कंबाइन नज़र आ रही है ना, ये शो कर रही हैं कि दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर और एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये भी दो एटम्स कंबाइन हुए में मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान में चूँकि गैप ज़्यादा है तो ये हमारे पास गैसियस स्टेट के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या करना है कि गैस को हीट सप्लाई करनी है, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे ये जो एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन हुआ में हीट मिलने पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ये अलग-अलग हो जाएंगे, यानी कि ये एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इतनी एनर्जी मिल जाए कि इन एटम के जो गैशियस के एटम्स हैं इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर निकल आएँ। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो आपको पता है कि आयनाइजेशन हो जाएगी। हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल था पहले वो एटम में कन्वर्ट हुआ हीट मिलने पर, मज़ीद हीट मिलने पर उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब है अब वो एटम जो है वो एक केटाइन में कन्वर्ट हो गया है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एम्प्टी स्पेस होगी उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जब मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होगा। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे हम कॉन्टीन्यूसली हीट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे कि जो आयोनाइज ना हुए हों, तो मिक्सचर एक बनेगा यहाँ पर। उस मिक्सचर के अंदर ये जैसे यहाँ नज़र आ रहा है, उस मिक्सचर के अंदर आप देखेंगे आपको न्यूट्रल एटम भी नज़र आएंगे जिसमें अभी आयनाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, और आपको कैटाइंस भी नज़र आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये जो मिक्सचर बनेगा जिसमें कैटाइंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूट्रल एटम्स होंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो प्लाज्मा इज़ अ डिस्टिंक्ट एक क्लियर स्टेट है मैटर की जिसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर होगा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का और इतना सिग्निफिकेंट नंबर होगा कि वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे मिक्सचर को क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा का। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा की जो टाइप्स हैं। अगर हम इनकी अक्रेंस के हवाले से देखें, फॉर्मेशन के हवाले से देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, नेचुरल प्लाज्मा एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा।
अब जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये आयनाइजेशन और गैसेस से जो है वो बनाई जाती है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करेंगे और आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से प्रिपेयर करेंगे। और जो हमारी नेचुरल प्लाज्मा होती है वो नेचर में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके नतीजे में हमारे पास आती है। जो प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे होती है उसको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल होता है, बिकॉज़ हमने पहले वैक्यूम क्रिएट किया हुआ होता है और उसके अंदर हम प्लाज्मा जनरेट कर रहे होते हैं। और वैक्यूम के बाहर जो लो टेम्परेचर प्लाज्मा होती है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। इसकी वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा को यूज़फुल भी है, लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है। नेचुरल प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है या फिर लो टेम्परेचर वैक्यूम पे क्रिएट होती है। और जो नेचुरल प्लाज्मा है ये ना तो रिएक्ट करेगी रैपिडली और ना ही जल्दी ब्रेक डाउन होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है और टेम्परेचर जो है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मिनिमम टेम्परेचर आप समझ लें होता है। इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हो सकता है। देयर एनर्जी इज़ सो हाई कि जिस भी मटेरियल के साथ ये कांटेक्ट में आएंगे उसको वेपराइज़ कर देंगे, उसको फ़ौरन उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज कर देंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लाज्मा के? प्लाज्मा के अंदर चूँकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं? केटाइन भी चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर आया था, वो भी चार्ज पार्टिकल है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ भी जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर डेफिनेटली इन चार्ज पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट कर सकती है। Motion of the particles in plasma generate fields and the electric currents form within plasma density। ठीक है, तो उनकी मूवमेंट की वजह से फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर होगी क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जो हम इसको बोलते हैं हम इनके अंदर डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स की। ये जो हमारे पास अब इंटरेक्शंस होंगे ये प्लाज्मा को एक यूनिक, फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स स्टेट बना देते हैं। प्लाज्मा के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। मैक्रोस्कोपिकली ये न्यूट्रल होती है, ओवरऑल यानी कि ये क्या होगी, न्यूट्रल होगी। और उसकी वजह क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उतना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि इसके लिए जो सोर्स थी वो न्यूट्रल एटम थे जिससे ये जनरेट हो रही है। फिर आते हैं हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड, सॉरी वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा जो है इंटायर यूनिवर्स में प्रेजेंट है और इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी फॉर्म ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। इसका क्या मतलब है कि दुनिया किसी भी साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि किसी भी चीज़ के वजूद में आने से पहले जो चीज़ थी वो थी प्लाज्मा, और प्लाज्मा कूल डाउन हुई तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विड स्टेट आई और उसके भी कूल डाउन होने से सॉलिड स्टेट आई। प्लाज्मा जो है वो एवरीवेयर है, अर्थ सन से लेके क्वार्क्स तक जो है वो प्लाज्मा हमें नज़र आती है। स्टार्स की कंपोजिशन में भी प्लाज्मा है, इंटरस्टेलर स्पेस में भी प्लाज्मा है। इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं दो स्टार्स के दरमियान की स्पेस को, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा मौजूद है। और जो स्टार्स शाइन करते हैं उसकी शाइनिंग की रीज़न भी क्या है कि जी उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है। सन जो है वो आपको पता है एक बिग स्टार है और इसमें 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है जो इसका डायमीटर हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द बॉल ऑफ प्लाज्मा। और इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है, जिसके बाद में हम कहते हैं कि हमारा जो सन है वो इतना ग्लोइंग है और इतनी ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है। हमारी अर्थ के ऊपर ये लिमिटेड स्पेस में है और लाइक कहाँ पे है, लाइटनिंग बोल्ट्स हैं, फ्लेम्स हैं, एरोरास हैं एंड फ्लोरिसेंट लाइट्स में हैं। जो आपने देखा होगा फ्लैश ऑफ लाइट, कभी देखा है आसमान पर कि एक चमकती हुई चीज़ एकदम से अपीयर हुई और गायब हो गई। और एरोरास मीन की स्पेशल किस्म की लाइट्स बनती हैं अर्थ के स्पेशल इक्वेटर्स पर, और वो शाम के टाइम जो है वो नज़र भी आती हैं। और इसी तरह से फ्लेम्स के अंदर हमें प्लाज्मा नज़र आएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट जो है नियॉन गैस से गुजारें तो वहाँ पे भी प्लाज्मा जनरेट होगी और जिससे कि हीट और लाइट एनर्जी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। फिर हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। हमारे डेली लाइफ में प्लाज्मा के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले तो देखें फ्लोरेसेंट बल्ब जो है वो हम यूज़ करते हैं
जिस तरह के ट्यूबलाइट है, जिनको अब एनर्जी सेवर्स का नाम दिया जाता है, दीज आर फ्लोरेसेंट बल्ब, इनके अंदर भी प्लाज्मा यूज़ हो रही है। नियॉन साइंस जो है वो किसी भी ट्यूब के अंदर हम गैस को फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके अंदर प्लाज्मा जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कलरफुल हम जो है ना वहाँ से जो है डिफरेंट गैसेस यूज़ करके कलरफुल लाइट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ हो रही है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सब मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज़ हो रही है, लैम्प्स में यूज़ हो रही है, लेज़र्स में यूज़ हो रही है, डायमंड कोटेड फिल्म में यूज़ हो रही है, माइक्रोवेव में यूज़ हो रही है, पल्स्ड पावर स्विचेस में यूज़ हो रही है। तो हमारी डेली लाइफ में यहाँ पे इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्यूजन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल्स। प्लाज्मा जो है वो हमारे ऑफिसेज़ में भी यूज़ हो रही है, होम्स में यूज़ हो रही है, कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है। प्लाज्मा जो है हमारे पास नेक्स्ट अगर उसकी एप्लीकेशन देखें तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गया है। पोल्यूशन कंट्रोल करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर दें। केमिकल्स को ख़त्म करने में हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में, ऑफिसेस में, कंप्यूटर में प्लाज्मा जो है वो यूज़ हो रही है। लेज़र्स बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। अपनी जो फूड की पेस्चराइजेशन में यूज़ करते हैं। पेस्चराइजेशन मींस कि फ़ूड में जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको हीट ट्रीटमेंट देकर उनको ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम प्लाज्मा का यूज़ करते हैं कि हीट देने के लिए हम फिर प्लाज्मा यूज़ करेंगे। ऐसे टूल्स जो कोरियन रेजिस्टेंट हों, यानी कि जिसमें ज़ंग ना लगे, उनके बनाने के लिए भी हम फिर प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर होराइज़न देखें कि फ़्यूचर में प्लाज्मा जो है वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, हम जो है प्लाज्मा को लो एनर्जी सोर्स के तौर पे भी बना सकते हैं, यानी कि लो एनर्जी हमें लगानी पड़े और हम उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ले सकें। मैग्नेटिक फील्ड जो हैं उसके एप्लीकेशन में भी हम प्लाज्मा को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मैग्नेटिक फील्ड से हम लो एनर्जी प्लाज्मा बना सकते हैं, which create molecules that are in what scientists are called a metastable state, यानी कि हम उनको कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो भी स्टेबल नहीं हुए हैं और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन्हें स्टेबल होना है। ऐसे लो एनर्जी प्लाज्मा को हम जनरेट करवा के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे लो टेम्परेचर प्लाज्मा भी बनाई जा सकती है, जो कि हैंडलिंग उसकी आसान हो जाएगी, वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो मेटास्टेबल के मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अपनी एनर्जी स्टेट में उन्होंने अपनी स्टेबल एनर्जी स्टेट में भी वापस जाना है, वो बीच की एनर्जी स्टेट में है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में नहीं है, बल्कि अभी उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज़ करना है। उस स्टेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मॉलिक्यूल को रख के उसे बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। यानी आप समझ लें कि अभी जस्ट हमने जो है वो स्टार्ट लिया है प्लाज्मा का, जो है उसकी यूजेस और एप्लीकेशन के हवाले से, और ढेर सारे भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रहते हैं जो कि फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, तो आपने प्लाज्मा का जो टॉपिक है गर्ल्स, ये ना डिफरेंट, जिस तरह हेडिंग्स डिफरेंट है ना कि इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है कि किसने डिस्कवर की थी कैसे, हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा एक अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, ये भी क्वेश्चन बनता है एक शॉर्ट। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको विद हेडिंग कर लेना आप, हर पॉइंट की कोई ना कोई हेडिंग बना के, प्रॉपर हेडिंग बना के फिर आपने इसको कर लेना है। ठीक है, और फ्यूचर हराइज़न में बस आपको इतना पता होना चाहिए, फ्यूचर हराइज़न इतना वो नहीं वर्थलेस, इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो इतना नहीं जितना कि इसके बाकी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको भी एक दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, और वही रेलिवेंट एक्सरसाइज जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करने हैं, साथ के साथ अपने लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये ख्याल नहीं
नहीं करना कि शायद हमें जो ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है ये जब कॉलेज खुलेंगे तो दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं, ये आपका सिलेबस कवर हो रहा है और एक ये सिलेबस कवर ही रहेगा। और ऑनलाइन क्लासेस की जो अटेंडेंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी जब हमने आपका एडमिशन भेजना होगा बोर्ड के पेपर्स के लिए। तो इसको आपने सीरियस लेना है। अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको भी बताना है कि इसकी अटेंडेंस जो है ऑनलाइन लेक्चर्स की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी बेस पे भी आपका एडमिशन जो है वो जाएगा, क्योंकि आपकी एक तो रेगुलर कॉलेज की अटेंडेंस होती है वो भी काउंट होगी और ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस भी काउंट होगी। ठीक है, साथ के साथ याद रखिएगा, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।